नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में एक ऐसी सिंपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें आपको बिल्कुल भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और जिससे आप आसानी से 14 से 15% तक की रिटर्न तो जनरेट कर ही लोगे इन द लॉन्ग रन। तो क्या है वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो अगर आपको अपने खुद के शेयर्स परचेज करने हो या आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो बहुत सारे लोग बहुत तरीके के ज्ञान देंगे। अगर आप न्यूज़ चैनल खोल के बैठ जाएंगे तो उसमें 10 तरीके की बातें बताएंगे कि पी रेशियो इतना है, EBITDA मार्जिन इतना है, ये चीज़ें देखनी होती हैं, फ्यूचर इस इंडस्ट्री का ऐसा है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है, और दुनियादारी की बहुत सारी बातें करते हैं जिससे हम लोग का दिमाग तो हो जाता है कंफ्यूज। अब बीइंग ए नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है और जो रोज़ के काम काज में बिजी है, अपनी जॉब में बिजी है या अपनी लाइफ में बिजी है, उसको और भी तरीके के काम है, क्या कोई ऐसी सिंपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जिसमें हमें ज़्यादा टाइम भी ना देना पड़े और हम एक अच्छी डिसेंट रिटर्न जनरेट कर लें। और फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं, इस स्ट्रेटेजी में मैंने 14 से 15% के रिटर्न की बात करी है जो कि एक मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी रिटर्न मानी जाती है इन द लॉन्ग रन। तो इस स्ट्रेटेजी को मैंने 3 पार्ट में ब्रेक डाउन किया है जिसको आप अगर हर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आप आसानी से अपने नेक्स्ट 10 ईयर्स के एक अच्छे रिटर्न देने वाले स्टॉक्स को पिक कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप है, आपको सेक्टर चुनना है। तो सेक्टर माने क्या, आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, रियल एस्टेट सेक्टर हो गया, एफएमसीजी सेक्टर हो गया, और भी कई तरीके के सेक्टर होते हैं। अब इन सेक्टर्स में से आपको कट शॉर्ट करने हैं ऐसे सेक्टर्स जो कि एवरग्रीन सेक्टर्स हैं। अब ये एवरग्रीन सेक्टर्स क्या होते हैं? तो एवरग्रीन सेक्टर जनरली वो होते हैं जो कि इन जनरल ग्रो ही करते हैं। ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि इन सेक्टर में कोई डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। कुछ सेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो कि साइक्लिकल होते हैं, जो कि सीजनल होते हैं। फॉर एग्जांपल साइक्लिकल सेक्टर की अगर बात करके चलें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, जो कि इन जनरल साइक्लिकल सेक्टर होते हैं। इनकी एक पर्टिकुलर साइकिल होती है, वो कभी अच्छी रिटर्न देते हैं, कभी वो इन जनरल डाउन चल रहे होते हैं। बट कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि एक हमेशा अच्छी ग्रोथ देते रहेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट क्या कर रही है। हाँ, अब इसका ये मतलब नहीं है एवरग्रीन सेक्टर है तो अगर मार्केट क्रैश करेगी तो ये सेक्टर्स क्रैश नहीं करेंगे, डेफिनेटली क्रैश करेंगे मार्केट क्रैश के साथ। बट ये सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि उतनी ही जल्दी रिकवरी भी करेंगे मार्केट रिकवरी के साथ और इन जनरल आपको एक अच्छी ग्रोथ देंगे। तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं? तो पहला जो सेक्टर है वो एफएमसीजी सेक्टर हो सकता है। तो एफएमसीजी सेक्टर इसलिए क्योंकि जो भी हम लोग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, खाने की चीजें हो गई, फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, बिस्किट्स हो गए, चिप्स हो गए, इस तरीके के प्रोडक्ट्स, या फिर अगर कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल क्रीम हो गई, हेयर ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया, इस तरीके के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये प्रोडक्ट्स जनरली कंज्यूम होते ही रहते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि इस सेक्टर में कभी हम लोग को डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये नेसेसिटीज़ होती हैं और हर हाउस होल्ड में कंज्यूम होती ही होती हैं। जैसे लास्ट ईयर में भी लेके चलें, जब कोरोना में लॉकडाउन लग गया था तब भी सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों की डिमांड थी वो एफएमसीजी गुड्स की ही डिमांड थी। तो एक एफएमसीजी सेक्टर मेरे हिसाब से एवरग्रीन सेक्टर हो गया। और कौन सा सेक्टर हो सकता है? तो मेरे हिसाब से फाइनेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है। अब फाइनेंस सेक्टर किस लिए? तो फाइनेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि हाँ, इन शॉर्ट रन ऐसा हो सकता है कि आपको उसमें डाउन टर्न देखने को मिले, बट ये एक ऐसा सेक्टर है कि इन लॉन्ग टर्म आपको एक अच्छी रिटर्न इसमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि फाइनेंस सेक्टर जो होता है किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होता है। तो अगर वो इकोनॉमी ग्रो करेगी तो ऐसा हो नहीं सकता कि फाइनेंस सेक्टर के बगैर ग्रो कर जाए। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो फाइनेंशियल सेक्टर की ग्रोथ होगी ही होगी, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर एक बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि इंडिया नेक्स्ट 10 ईयर्स में, नेक्स्ट 25 ईयर्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देने वाला है तो डेफिनेटली फाइनेंस सेक्टर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसा हो सकता है शॉर्ट टर्म में डाउन टर्न इस सेक्टर में देखने को मिले, जनरली मिलता भी है, बट इन लॉन्ग टर्म फाइनेंस सेक्टर में अगर आपने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो ये हो गया पहला स्टेप कि आपको पिक करने हैं कौन कौन से ऐसे एवरग्रीन सेक्टर हैं जिनसे मैं अपने स्टॉक पिक कर सकता हूँ। तो एक बार आपने एवरग्रीन सेक्टर पिक कर लिए तो अब उस सेक्टर में आपको ये देखना है कि कौन सी बड़ी एस्टेब्लिश कंपनी है जिनके प्रोडक्ट्स में भी आपने यूज़ किए हो या जिनके नाम आपने सुने हो, जो कि बहुत ही पॉपुलर कंपनीज हैं। मतलब इसमें आपको कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगानी कि अब इस सेक्टर में मेरे को ऐसी कौन सी कंपनी छांटूं जिसका स्टॉक प्राइस नेक्स्ट 10 ईयर्स में बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। आपको कोई ऐसा दिमाग नहीं लगाना, आपको बस अपने अराउंड देखना है, आपको केवल ऑब्जर्व करना है कि ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो हम लोग के अराउंड हैं, जिनके प्रोडक्ट्स हम लोग डेली यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आईटी सेक्टर को लेकर चलें तो टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब बड़े बड़े नाम हैं जो हम लोग ने सुन रखे हैं, हम लोग ने अपने अराउंड देख रखे हैं। हम लोग के कई कलीग्स में भी, आपके कई सारे फ्रेंड्स टीसीएस या इन्फोसिस जैसी कंपनी में जॉब करते होंगे, तो आपको पता है ये सब एक वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं। तो एफएमसीजी में कौन सी ऐसी कंपनी हो सकती है? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स इंडिया में हम सभी ने यूज़ किए होंगे कभी ना कभी। आपने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स तो यूज़ किए ही होंगे। अब अगर फाइनेंस सेक्टर को लेकर चलें तो एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये सारी बैंक्स ऐसी हैं जिनके नाम आपने सुन रखे हैं, जो कि आपके अराउंड हैं और आप जानते हो इनको अच्छी तरीके से। और ये भी मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि जो भी ये वीडियो देख रहा है आपका खुद का एक अकाउंट होगा एचडीएफसी, आईसीआईसी या फिर कोटक बैंक में।
अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये आएगा कि ये तो मैंने सेलेक्टेड नेम्स बता दिए। अब बैंक्स की अगर बात करके चलें तो पीएनबी भी है, एसबीआई भी है और भी कई तरीके की बैंक है जो कि बहुत ही पॉपुलर है और हम सब ने सुन रखी है। तो क्या उन स्टॉक्स को नहीं पिक करना चाहिए, क्योंकि इसमें तो मैंने सेलेक्टेड ही 3 स्टॉक्स बताए। तो हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कई ऐसी और कंपनीज आ सकती हैं इस सिलेक्शन के वक्त जो कि आपने सुन रखी हो, जो कि बहुत ही पॉपुलर हो। बट ऐसा भी हो सकता है कि वो कंपनीज बहुत ही अच्छी रिटर्न ना दें इन फ्यूचर में जाके। तो उसको कैसे स्पॉट करना है वो डिस्कस करेंगे हम लोग अपने तीसरे स्टेप में। वो पॉइंट है कि जो भी कंपनीज आपने पिक करी हैं उनकी पास्ट ईयर्स की परफॉर्मेंस देखना कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है अपने पास्ट 10 ईयर्स में या 5 ईयर्स में, या जितने भी साल तक वो रही हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। अब परफॉर्मेंस कैसे चेक करेंगे, तो कुछ पैरामीटर्स बेसिक हैं इसमें जो आपको देखने चाहिए कि तो उस कंपनी की सेल्स ग्रोथ कितनी रही है पास्ट 5 या 10 ईयर्स में, उस कंपनी की नेट प्रॉफिट ग्रोथ कितनी रही है पास्ट 5 या 10 ईयर्स में, उस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कम होना चाहिए, उस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग ठीक ठाक होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये 4 पॉइंट भी काफ़ी हद तक इनफ है ये पता करने के लिए कि क्या ये कंपनी आगे चल के हमको एक अच्छी रिटर्न दे सकती है कि नहीं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि इन पॉइंट को एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है तो मेरे साथ बने रहिए। बिल्कुल भी कठिन नहीं, बहुत ही आसान है इन 4 पॉइंट को एनालाइज करना, और ये मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखाऊंगा। अभी तो चलते हैं स्क्रीन पर। अब इन स्टॉक को एनालाइज करने के लिए मैं पर्सनली स्क्रीनर.इन का यूज़ करता हूँ। आप अपनी पसंद की कोई भी वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। मैं जनरली स्क्रीनर.इन का यूज़ करता हूँ, और भी कई वेबसाइट हैं जैसे टिकर टेप, तिजोरी, जिनको मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ स्टॉक रिसर्च के लिए। तो अभी जिन कंपनीज की बात करके चलिए चलिए उन्हीं कंपनी को सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर का देखते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर मेरे सामने खुल गया है। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको सीधे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाना है। तो ये मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आ गया हूँ। अब आपको इसकी सेल्स ग्रोथ देखनी है। तो इस कंपनी की जो सेल्स 2011 में थी वो थी 20,000 करोड़, जो कि आज की डेट में बढ़ के हो गई है 49,000 करोड़। और ये कुछ इनकंसिस्टेंट ग्रोथ भी नहीं है, जैसे कि आप इसमें आराम से देख सकते हो कि पहले 20,000 करोड़ थी, फिर 23 हुई, 27 हुई, 29, 31। तो ये एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है कि धीरे धीरे स्टेडली कंपनी की रेवेन्यू इंक्रीज करती ही जा रही है, और हम लोग को ऐसे ही साइंस चाहिए, ऐसे ही साइंस हम लोग को देखने भी है। अब अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें चलें तो ये रहा नेट प्रॉफिट। तो इसका 2011 में अराउंड 2.2 थाउजेंड करोड़ के अराउंड इसका नेट प्रॉफिट था, जो कि धीरे धीरे स्टेडली बढ़ते हुए आपको इसमें दिख रहा होगा कि इसमें भी एक स्टेडी ग्रोथ है, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की डेट में हो गया है अराउंड 8,400 करोड़, जो कि एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ का साइन है। तो ये दो बॉक्सेस हम लोग के टिक हो गए कि इसकी रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छी है, इसकी प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है। अब हम लोग को इसका डेट देखना है, तो हम लोग नीचे आके बैलेंस शीट में देखते हैं। तो बैलेंस शीट में हम लोग देख सकते हैं कि इस कंपनी की बोरोइंग्स 2011 में जीरो थी, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है, जो कि बढ़ के आज की डेट में अराउंड 1129 करोड़ की हैं, जो कि एक बड़ी सम साइन मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि इस कंपनी के रिजर्व्स जो हैं वो ऑलरेडी 47,000 करोड़ के हैं। तो उसके कंपैरिजन में अगर बोरोइंग्स को लेकर चलें तो बहुत ही कम है, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो अगर इस कंपनी का मैं निकालूं तो 0.1% से भी कम आएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा डेट टू इक्विटी रेशियो है। सेकंड चीज हम लोग को जो देखनी है वो देखनी है कि इस कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग कितनी है। तो अराउंड 67% की प्रमोटर होल्डिंग थी, जो कि आज की डेट में 61.9% की है। तो हालांकि ये प्रमोटर होल्डिंग घटी है, बट 61% मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। तो किसी भी कंपनी की अगर प्रमोटर होल्डिंग 35 या 40% से ज़्यादा है तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग का फिगर है, तो उस कंपनी को आपको जरूर देखना चाहिए। तो इस कंपनी के हमारे चारों बॉक्सेस टिक हो गए। एक पांचवा स्टेप आप इसमें और ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो, वो है कि इसके कैश फ्लोज एनालाइज कर लेना। तो कैश फ्लोज अगर आप देखो तो बेसिकली मैं इसमें जो देखता हूँ ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखता हूँ कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या इस कंपनी के इसके प्रॉफिट से मेल खा रहे हैं कि नहीं। अब ये क्यों ज़रूरी है, अब ऑपरेटिंग कैश फ्लो को आपको इस तरीके से एनालाइज करना है कि जितना भी इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसके अराउंड ही ऑपरेटिंग कैश फ्लोज होने चाहिए, उससे बहुत ही ज़्यादा कम नहीं होने चाहिए। अब ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई भी कंपनी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट दिखा रही है, उसके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बहुत ही ज़्यादा कम है, इसका मतलब उसने क्रेडिट में बहुत सारी सेल्स कर दी है जिसका उसको एक्चुअल अमाउंट अभी तक रिसीव हुआ नहीं है। इसका मतलब ये ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी सेल्स हैं कंपनी के पास जिसका पैसा उसको फ्यूचर में कभी रिसीव हो ही ना। तो ये आप अगर एक चेक और लगा दोगे तो आपको ये इंश्योर हो जाएगा कि जो भी प्रॉफिट आपको दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट के अंडर, वो प्रॉफिट जेन्युइन प्रॉफिट है, वो कंपनी को एक्चुअली में रिसीव हुआ है। तो अगर यूनिलीवर को लेकर चलें तो इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो 2011 में 1.9 थाउजेंड करोड़ था, और अगर इसके नेट प्रॉफिट को 2011 में लेके चलें तो वो अराउंड 2.2 थाउजेंड करोड़ था, जो कि एनीवे नियर ही है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नियर है, तो ये एक अच्छी फिगर है। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि कंपनी ने जितना भी नेट प्रॉफिट दिखाया है वो प्रॉफिट कंपनी को कैश के फॉर्म में रिसीव हो गया है, ऐसा नहीं कि सारी क्रेडिट सेल्स दिखाई है। और उसको फर्दर एनालाइज करें तो आप देख सकते हो इनके ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रीक्वेंटली बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, और आज की डेट में इसके ऑपरेटिंग कैश फ्लो 9.1 थाउजेंड करोड़ के हैं। और अगर इसके नेट प्रॉफिट को हम लोग लेके चले तो 8.4 थाउजेंड करोड़ के, तो नेट प्रॉफिट से ज़्यादा ही है, तो ये एक अच्छा ही साइन है कि नेट प्रॉफिट के
इक्विवेलेंट या उससे ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने हमारे पाँचों बॉक्सेस टिक कर दिए, मतलब इस स्टॉक में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब कोई नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स देखते हैं, क्योंकि एशियन पेंट ऐसी कंपनी जो हम सभी ने सुन रखी है, हम सभी ने उसके प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेल्स की फिगर इसकी कैसी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर सेल्स देखें तो 7,000 करोड़ के अराउंड थी। 2000, तो सेल्स को अगर लेके चले तो 2011 में 7,000 करोड़ के अराउंड थी, जो कि आज की डेट में बढ़ के हो गई है 26,000 करोड़, और वो भी ये एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है। तो ये चीज़ देखना बहुत ही ज़रूरी है कि जो सेल्स की ग्रोथ हुई है वो एक ऑर्गेनिक वे से हुई है, कोई इनऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है कि कभी सेल्स बहुत ही ज़्यादा अप हो गई, कभी सेल्स बहुत ही ज़्यादा डाउन चली गई। एक रोलर कोस्टर नहीं चाहिए हम लोग को, एक सिंपल सी ऑर्गेनिक ग्रोथ चाहिए, जो कि इस कंपनी की सेल्स में है। अब हम लोग नीचे आके नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट भी इसके 2011 में थे 843 करोड़, जो कि आज की डेट में बढ़ के हो गए हैं 3.2 करोड़, जो कि एक बहुत ही अच्छी फिगर है। 8,000 से 10 ईयर्स में इसने इतना ग्रोथ दिखाया है। अब हम लोग को फर्दर जो देखना है कि इस कंपनी के पास बोरोइंग्स कितनी है। तो बोरोइंग्स को अगर हम लोग लेके चलें तो इस कंपनी की अराउंड 1.3 करोड़ की बोरोइंग है, जो कि मेरे हिसाब से ये भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसके भी रिजर्व 12,000 करोड़ के हैं, जो कि अच्छे खासे रिजर्व हैं किसी भी बोरोइंग को बैक करने के लिए। सो बोरोइंग का बॉक्स भी टिक हो गया। अब नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है कि इस कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग कितनी है। तो अगर प्रमोटर होल्डिंग को लेके चले तो 2018 में 52.79% की प्रमोटर होल्डिंग थी, जो कि आज की डेट में सेम है, बिल्कुल चेंज नहीं हुई। तो ये तो एक बहुत ही अच्छा साइन है कि प्रमोटर ने बिल्कुल भी अपना स्टेक सेल ऑफ नहीं किया है, और 52% एक बहुत ही अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है मेरे हिसाब से। अब हम लोग इसमें अपना कैश फ्लो वाला चेक भी एनालाइज कर लेते हैं। तो अगर इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट में आ जाए तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में 2011 में अगर देखें तो इसके 762 करोड़ के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ थे, और अगर इसका प्रॉफिट 2011 में देखें तो 843 करोड़ का था। तो एनीवेयर नियर ही है, तो उसी के अराउंड ही है इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो ये एक अच्छा साइन है कि उसी के अराउंड है, इसका मतलब कोई भी फर्जी सेल्स नहीं दिखाई है कंपनी ने। अब हम लोग इसी चीज़ को देखें, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जो हैं ये स्टेडली ग्रोथ हो रहे हैं, मतलब एक ऑर्गेनिक ग्रोथ दिख रही है इनके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में भी। और 2021 में अगर देखें तो 3.6 थाउजेंड करोड़ का इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो रहा है, और अगर इसको नेट प्रॉफिट से कंपेयर करेंगे हम लोग तो 3.2 थाउजेंड करोड़ के इनके नेट प्रॉफिट थे, तो उसी से ज़्यादा ही है बल्कि। तो ये एक अच्छा साइन है। तो मतलब ये कंपनी भी पांचों बॉक्सेस को टिक कर रही है, मतलब ये कंपनी भी हम लोग पिक कर सकते हैं। तो यही 5 स्टेप्स आपको चेक करने हैं उन सारी कंपनी में जो कि आपको लग रहा है कि पॉपुलर कंपनीज हैं, जिनके आपने नाम सुने हैं और जो कि एक एवरग्रीन सेक्टर से बिलोंग कर रही हैं। इस 5 स्टेप के चेक को लगा के आप वैसी कंपनीज आराम से फिल्टर आउट कर सकते हो, जो कि फ्यूचर में आप नेक्स्ट 5 या 10 ईयर्स के लिए आप आसानी से होल्ड कर सकते हो। तो अगर इस स्टॉक का हम लोग पास्ट 10 ईयर का CAGR भी देखें, मतलब एक एनुअल रिटर्न देखें, एनुअलाइज रिटर्न कितना दिया है, तो इधर दिया है कि लास्ट 10 ईयर्स में इसने 29% का CAGR दिया है। और एशियन पेंट एक ऐसी कंपनी है जो अगर आपने 2011 में भी इसमें लगाया होता तो 2011 में भी एक अच्छी खासी नोन कंपनी थी, सबसे बड़ी पेंट कंपनी 2011 में भी थी, आज की डेट में भी है। तो ऐसा नहीं है कि ये अननोन कंपनी होगी 2011 में। अगर आप 2011 में लगाते तो इसने अराउंड 29% का रिटर्न दिया, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। मैं तो केवल 14-15% की बात कर रहा हूँ, 29% तो उससे बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। और अगर इसमें और भी कोई कंपनी ले लें तो इधर मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है। ये सारी कंपनीज जो मैंने स्टॉक्स चुने हैं, ये अगर आपने पास्ट 10 ईयर्स में मतलब 2011 में भी इनको पिक किया होता तो 2011 में भी इसमें से मैक्सिमम स्टॉक्स जो हैं एक अच्छे खासे नोन स्टॉक्स थे, ऐसा नहीं कि अननोन स्टॉक्स थे। और ये है उनकी 10 ईयर्स की CAGR जो उन्होंने एवरेज रिटर्न दी है। तो अब आप देख सकते हो HUL अगर आपने 2011 में लिया होता तो 20% की इसने रिटर्न दी है। PNG भी एक नॉन FMCG ब्रांड है, इसके भी प्रोडक्ट्स आपने यूज़ किए ही होंगे, इसने 24% की दी है। मारिको जो कंपनी है जिसका पैराशूट एयर ऑयल हम सभी ने यूज़ किया होगा, उसने 21% की रिटर्न दी है। डाबर ने 19% की रिटर्न दी है। ये सारे सेक्टर एवरग्रीन सेक्टर हैं, FMCG से बिलोंग करते हैं। अब अगर हेवल्स को लेकर चलें तो उसने 33% की एनुअलाइज रिटर्न दी है पिछले पास्ट 10 ईयर्स में। अब ये भी एक ऐसा सेक्टर है FMEG जो कि इन जनरली एवरग्रीन सेक्टर है, जो कि जनरली मार्केट के अप्स एंड डाउन से शॉर्ट टर्म में भले ही डाउन हो सकता है, लेकिन इन जनरल एक एवरग्रीन सेक्टर है। ऐसे ही अगर हम पाइप्स की बात करके चलें, सुप्रीम पाइप इंडस्ट्रीज़ की बात करके चलें, जो कि बाथरूम में जो हम लोग पाइप सेटिंग्स लगाते हैं उन सेक्टर से बिलोंग करती है, तो 64% और 28% की रिटर्न दी रिस्पेक्टिवली, जो कि बहुत ही अच्छी रिटर्न है। मतलब इस तरह की रिटर्न हम लोग को मिले तो हम लोग के 2-2 3-3 साल में पैसे डबल होने लगेंगे। सो अब TCS की बात करके चलें तो TCS भी 2011 में एक नोन ब्रांड था। इन्फोसिस भी एक नोन कंपनी थी, और इन्होंने भी 20% 18% की एक बहुत ही अच्छी रिटर्न दी है बीइंग अ लार्ज कैप। ये सारे स्टॉक उस समय भी लार्ज कैप थे, और लार्ज कैप होने के बावजूद इन्होंने इतनी अच्छी रिटर्न दी है लास्ट 10 ईयर्स में। पीडीलाइट की बात करके चलें, फेविकॉल हम सभी यूज़ करते हैं, तो उसने भी 33% की रिटर्न दी है। जुबिलेंट फूड जो कि डोमिनोज जैसी फ्रेंचाइजेस चलाता है, उसने 25% की रिटर्न दी है। रिलैक्सो जो कि हम लोग स्लीपर्स और शूज़ फुटवेयर वगैरह बनाता है, उसने 59% की रिटर्न दी है। और यही सारे और स्टॉक्स हैं, एशियन पेंट्स 29%, HDFC बैंक 21%, ICICI
18% का जा रही है टाइल्स, 39%। तो ये बेसिकली वही सारी कंपनी है जो कि आपने अपने अराउंड सुनी ज़रूर होंगी, आपने इसके प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ किए होंगे या फिर आपके आसपास के लोगों ने इनके प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ किए होंगे और आप इनको अच्छे से जानते होंगे। और इसमें सेकंड चेक जो लगा है वही जो मैंने 5 स्टेप का चेक बताई, तो वो जो 5 स्टेप्स के चेक हैं वो ये सारी कंपनीज़ पूरा कर रही हैं, इसीलिए इस लिस्ट में है। तो आपको अगर अपना स्टॉक कोई पिक करना है तो उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन स्टॉक्स के, ये मैंने 20 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाया है जो कि इसमें अराउंड मैंने 11 सेक्टर्स लिए हैं, 11 डिफरेंट सेक्टर्स हैं और 20 स्टॉक्स हैं, तो मतलब अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन भी है। और अगर मैं इसकी एवरेज रिटर्न की बात करके चलूँ तो इसमें एनीवेयर अराउंड आपको 29% की इस पोर्टफोलियो ने आपको रिटर्न दी होती है। अगर आपने इन सारे स्टॉक्स में 2011 में लगाया होता है इक्वल अमाउंट, तो 29% की CAGR रिटर्न मिली होती, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, ना ही किसी म्यूचुअल फंड में मिलेगी, ना ही सेंसेक्स और निफ्टी ने इतनी रिटर्न जनरेट करके दी है पिछले पास्ट 10 ईयर्स में। और ये स्टॉक आप आराम से चुन सकते हो बिना ज़्यादा दिमाग लगाए। जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं और जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बने फिरते हैं, उनको आप आसानी से बीट कर सकते हो इस सिंपल स्ट्रैटेजी को लगा के। अब इस स्ट्रैटेजी में आप अपने चेक्स एंड बैलेंसेस खुद और लगा सकते हो इसको और परफेक्ट करने के लिए, वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। मैंने एक बेसिक स्ट्रैटेजी बता दी है कि आप कैसे आसानी से ऐसे स्टॉक्स पिक कर सकते हो जो कि सेफ स्टॉक्स हैं और जो कि इन जनरल आपको एक अच्छे रिटर्न देंगे ही देंगे। और एनीवेज ये जितने भी स्टॉक्स मैंने बताए हैं इनमें डाउन साइड रिस्क भी बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश बड़ी कंपनीज हैं, तो इसमें आपका रिस्क भी लेना बहुत कम है। और इतना कम रिस्क लेके भी अगर आप 29% रिटर्न जनरेट कर रहे हो तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। मतलब कम रिस्क और ज़्यादा रिटर्न वाली बात हो गई है। तो मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी को चुनने से अच्छा है आप ऐसी कंपनीज में ही इन्वेस्ट कर लो, तो भी आपको एक अच्छी खासी रिटर्न मिल ही जाएगी इन द फ्यूचर। और स्मॉल कैप कंपनी में तो रिस्क भी ज़्यादा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरी कंपनी ही बंद हो जाए, बट इन केसेस में ऐसा बहुत ही अनलाइकली होगा कि कंपनी बंद हो जाए। और अगर 29% CAGR की बात करके चलें तो एक मैं पर्सपेक्टिव में बता दूं कि अगर आपने 5 लाख रुपीज़ लगाए होते 2011 में 29% के CAGR से, तो आज की डेट में वो एनीवेयर अराउंड 64 लाख रुपीज़ हो गए होते। तो यही था सिंपल सा डिस्कशन इस पूरी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी और आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके अपने नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए या नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए स्टॉक ज़रूर पिक करोगे। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।